जो कि एग्जिस्टेंशियलिज्म पे लिखा गया, जो कि जिसका बैकग्राउंड ये है कि जब दो जंगें हुई ना, तो इंसान जो है ना वो बहुत नाउमीद हो गया। ठीक है, ने इंसान के जहन में ये आया कि शायद दुनिया में नाउजुबिल्ला खुदा है ही नहीं। ठीक है, अगर खुदा होता तो दुनिया में इस तरह से वॉर्स ना होती, दुनिया इस तरह से तबाह ना होती, और ये जो जालिम लोग हैं उनको शायद सजा देने वाला कोई है नहीं। और इंसान जो है वो शायद किसी इंसान जो है वो एक इनएक्टिव लाइफ गुजार रहा है, और इंसान का डिलेमा ये है कि वो कुछ करना नहीं चाहता। ठीक है, और वो किसी गॉडों के इंतजार में है इस वक्त, यानी कि वो किसी मौजे के इंतजार में है कि खुद ही से कुछ होगा तो ये जो है एक कारनामा हो जाएगा जिंदगी में, अदरवाइज नहीं होगा। ठीक है, इन फैक्ट दैट इज द डिलेमा ऑफ आवर लाइफ। हम आज की दुनिया का इंसान देखिए, ये जितने भी आप ड्रामास पढ़ते हैं सारी यूनिवर्सिटीज में ओवरऑल द जहाँ जहाँ इंग्लिश लिटरेचर पढ़ाई जाती है वहाँ पे वेटिंग फॉर गॉडो जरूर पढ़ाया जाता है। अगर आप अपेरेंटली इसको सरफेस लेवल पे देखें तो आपको शायद ये एक मजाक लगे कि वेटिंग फॉर गॉडो शायद एक कॉमेडी है, कॉमेडी ऑफ मैनर्स लगेगी शायद आपको। लेकिन अगर आप इसके डीप मीनिंग्स में जाएं तो दैट इज द स्टडी ऑफ आवर लाइफ, दैट इज द स्टडी ऑफ ह्यूमन लाइफ। एक साइकोलॉजिकल स्टडी की वेटिंग फॉर गॉडो में की गई, जो कि ब्रिचेट ने की, और उसने ये बताया कि इंसान जो है ना वो खुद कुछ करने के इंतजार में नहीं है। इंसान जो है वो किसी मुआवजे के इंतजार में है कि खुद ही से कोई मुआवजा होगा तो मेरी जिंदगी एकदम से पलट जाएगी। वेटिंग फॉर गॉडो के अंदर हम दो कैरेक्टर्स देखेंगे, एक वोल्डेमॉर्ट और एक एस्ट्रेगॉन। एस्ट्रेगॉन और वोल्डेमॉर्ट जो हैं दोनों कुछ फजूल एक्टिविटीज में पड़े हुए हैं। देखिए बेटा, जिंदगी में हमने काम तो करना ही करना है। कुरान मजीद में साफ लिखा हुआ है कि इंसान जिंदगी में दुनिया में आया ही मेहनत करने के लिए, वो आजमाइश के लिए आया। आप बेशक कहें कि मैं सो जाऊं या मैं ये कर लूं, अगर आप एक काम छोड़ेंगे ना आराम करने की नीयत से, उसके अलावा वो बहुत सारे काम निकल आएंगे। अब ये हमारे ऊपर है कि हम अपना वक्त किन चीजों में लगाते हैं। क्या हम प्रोडक्टिव एक्टिविटीज में लगाते हैं या हम यूजलेस एक्टिविटीज में लगाते हैं? क्या हम क्वालिटी लाइफ गुजारते हैं, क्वालिटी टाइम स्पेंड करते हैं, या हम सारा दिन व्हाट्सएप स्क्रॉल करते हैं या फेसबुक स्क्रॉल करते हैं ये सोच के कि शायद कहीं से कोई नोट्स मिल जाए और हमारा एमए इंग्लिश लिटरेचर पूरा हो जाएगा। शायद कोई ऐसी टीचर मिल जाएंगी जो जादू की छड़ी घुमाएंगी और हमारा एमए इंग्लिश लिटरेचर पूरा हो जाएगा। वोल्डेमॉर्ट और एस्ट्रेगॉन दोनों उसी एन इनएक्टिव इम्प्रैक्टिकल ह्यूमन बीइंग्स हैं। दोनों वो कैरेक्टर हैं जो पूरी ह्यूमैनिटी को शो कर रहे हैं, जो कि किसी गॉडो के इंतजार में। गॉडो यहाँ पे कुछ क्रिटिक्स का कहना है कि गॉड है, ठीक है, शायद वो किसी गॉड के इंतजार में। गॉडो किसी मिरेकल को भी कह सकते हैं। गॉडो उनकी कोई सिक्स सेंस है कि जी अच्छा जी कोई मुआवजा हो जाएगा तो कुछ जिंदगी चेंज हो जाएगी। और इनफैक्ट आज हम हर इंसान किसी ना किसी इंतजार में है। हम किसी ओकेजन के इंतजार में हैं, हम किसी राइट टाइम के इंतजार में है कि कोई एक वक्त आएगा कि मेरी जिंदगी बदल जाएगी। हम जो है उस मछली की तरह है, ठीक है, या उस डूबते हुए इंसान की तरह है जो कि हाथ मारे जा रहा है और उसके हाथ में तिनका, वो कहते हैं ना डूबते को तिनके का सहारा, तो तिनका भी वो पकड़ेगा तो डूबेगा ही ना। तो एक्चुअली हम जो है शायद हमें खुद नहीं पता कि हमारी डायरेक्शंस क्या हैं, हमें जिंदगी कैसे गुजारनी है, और हम शायद डूब रहे हैं और हम हाथ से किसी किनारे को पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं और वो हमारा किनारा जो है हाथ में नहीं आ रहा। और इसी तरीके से ये ड्रामा एंड हो जाता है कि दोनों वोल्डेमॉर्ट और एस्ट्रेगॉन, कहानी शुरू होती है एक दरख्त और उसके ऊपर दो पत्ते थे, और जिस वक्त कहानी एंड होती है तो वो उसी दरख्त के नीचे खड़े होते हैं
और उसके ऊपर कोई पत्ता नहीं होता, यानी कि वक्त गुजर गया, वो दो पत्ते भी खत्म हो गए, लेकिन इंसान की सोच नहीं बदली। ठीक है, तो ये कुछ इस तरह की कहानी है कि वो दो शख्स और एक दरख्त के नीचे खड़े हैं, उसी स्टेज के ऊपर हैं, और ड्रामा एंड हो जाता है, और वो दरख्त और वही स्टेज। बाज औकात हम इंसान, उम्रें तो हमारी ज्यादा बढ़ जाती हैं, बट स्टिल वी आर ऑन द सेम स्टेज। तो ये ड्रामा आपको ये सिखाने के लिए लिखा गया कि वेलेड एडमायर और एस्ट्रागॉन की लाइफ मत गुजारिएगा, किसी इंतजार में मत रहिएगा, कुछ खुद भी करना है। ठीक है, और ये इंसान की उसी यूजलेस एक्टिविटीज के ऊपर एक बहुत बड़ी बिटर सटायर है, जो हम सारा दिन फेसबुक व्हाट्सएप स्क्रॉल करते करते गुजार देते हैं कि कोई तो मौजा आएगा, है ना। क्या कह रहे हैं आजकल आप, फेसबुक से नोट्स डाउनलोड कर लें, फेसबुक से हमें कोई ग्रुप व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लें, उससे आपको कुछ मिलता है? मुझे पहले ये बताएं, सिवाय टाइम वेस्टेज की और उसके अंदर जो फजूल किस्म की चैट हो रही होती है। आज मेरी अम्मी बीमार हो गई, आज तो मैं सारा दिन पढ़ाई कोई नहीं। ठीक है, उन ग्रुप्स के अंदर यही कुछ हो रहा था, नोट्स तो बहुत कम शेयर हो रहे थे। तो दीज आर द थिंग्स। तो वो हमने खुद कुछ करना नहीं है और हम नोट्स के इंतजार में हैं। फलाने सर के नोट्स डाउनलोड कर लें, फलाने, बेटा आप जितने मर्जी नोट्स डाउनलोड कर लें, पढ़ना फिर भी आपने खुद है। एक ही किताब उठाएं, उसको दिल से पढ़ें, देखें आप पास होते हैं कि नहीं होते। लेकिन थाउजेंड्स ऑफ नोट्स डाउनलोड कर लेंगे ना, फिर नहीं पास होना, क्योंकि पढ़ाई कोई नहीं। इतने थाउजेंड ऑफ नोट्स पढ़ने का टाइम तो निकालें हम। ठीक है, तो दिस इज द वेटिंग फॉर गॉड। ठीक है, तो बेटा कोई मौजा नहीं होना, जैसे लाइक स्टूडेंट्स जो हैं अभी तक मुझे टेस्ट नहीं दे रहे एंड दे आर स्टिल वेटिंग फॉर गॉडो कि एक मौजा होगा, मैम आसमा के सारे लेक्चर मेरे दिमाग में उतर जाएंगे और मेरा पेन जो है पेपर के ऊपर ऐसे चलेगा कि लोग देखेंगे मेरे कितने मार्क्स हैं। तो दैट इज द वेटिंग फॉर गॉडो, कि हम जो हैं फॉल्स होप्स के ऊपर अपनी जिंदगी गुजार देते हैं, और एट द एंड जब रिजल्ट आता है तो हम क्या कहते हैं, पंजाब यूनिवर्सिटी वालों का कसूर है जिसकी वजह से मैं फेल हुई हूँ, क्योंकि पंजाब यूनिवर्सिटी वाले पास ही नहीं करते। पढ़ा तो मैंने बिल्कुल ठीक था, लिखा भी बिल्कुल ठीक था, पता नहीं पंजाब यूनिवर्सिटी वालों ने मेरे साथ किया क्या। तो दीज आर द थिंग्स अभी आप वेटिंग फॉर गॉड में पढ़ने वाले हैं, और इसमें आप अपना सेल्फ एनालिसिस जरूर कीजिएगा। एमए इंग्लिश करने का मकसद सिर्फ ये एमए इंग्लिश लिटरेचर पास करना नहीं है बेटा। एमए इंग्लिश लिटरेचर करने का मकसद है अपना सेल्फ एनालिसिस। अगर आप डेली बेसिस पे अपना सेल्फ एनालिसिस नहीं करते तो मेरे लिए ऐसा स्टूडेंट जो कि पार्ट 2 पास करने के बाद भी प्रैक्टिकल वे में अपनी लाइफ नहीं गुजारता, वो मेरे लिए जीरो है। मेरे लिए वो जीरो है। वो डिग्री होल्डर जरूर होगा, बट ही इज इन माई केस, मतलब खाली दिखने से आप एमए इंग्लिश लिटरेचर नहीं हो जाते। आपके उठने से, आपके बैठने से पता चलना चाहिए ये स्टूडेंट एमए इंग्लिश करके आया है। इसी तरीके से बेटा हर टीचर आपको एमए इंग्लिश लिटरेचर नहीं पढ़ा सकता। एमए इंग्लिश लिटरेचर वो आपको पढ़ाएगा जिसके दिल में एमए इंग्लिश लिटरेचर उतरा हुआ होगा। आपको लोगों को ये ना बताना पड़े कि मैंने एमए इंग्लिश लिटरेचर किया है। आपकी पर्सनैलिटी बताए कि आप एक पढ़े लिखे इंसान हैं। आपकी पर्सनैलिटी, आपके अल्फाज लोगों को बताएं कि इस बंदे ने, ये कोई पढ़ा लिखा इंसान है, और फिर हम कहते हैं कि नॉलेज इज पावर। ये कोई वो कहते हैं ना, नीम हकीम खतरा है जान, इसी तरह जो नाकिस इल्म होता है ना बेटा, वो भी वबाले जान ही होता है। तो इल्म सीखना है तो फिर सही वाला सीखें और उसको अपनी जिंदगी में अप्लाई करें। अब यहाँ पे स्लाइड पे आइएगा, स्लाइड नंबर 1 है, व्हाट आर यू वेटिंग? किस चीज का इंतजार है टू हैपन इन योर लाइफ इन 40 मिनट्स? सर 40 मिनट के अंदर आपकी जिंदगी में कुछ होने वाला है,
टू हैपन इन योर लाइफ इन अ वीक, क्या एक वीक के अंदर आपके कुछ होने वाला है? टू हैपन इन योर लाइफ इन 3 years, क्या 3 years में आपके साथ कुछ होने वाला है? टू हैपन इन योर लाइफ इन 10 years, या 10 साल में मेरी जिंदगी बदल जाएगी? टू हैपन इन योर लाइफ इन 30 years, या 30 सालों में बदल जाएगी? बेटा जिसका आज नहीं बदला उसका कल कभी नहीं बदल सकता, ठीक है? ये फार्मूला याद रखिएगा, जिसका आज नहीं उसका कल भी नहीं। उसके बाद है वेटिंग फॉर गॉडो बाय सैमुअल बेकेट। वेटिंग फॉर गॉडो बाय सैमुअल बेकेट। ये जनाब आपके सामने दो ट्रैम्प्स हैं, वन इज वॉलडेमायर एंड सेकंड इज एस्ट्रेगॉन, डीडी एंड गोगो, और इनके निक नेम्स हैं, वॉलडेमायर का डीडी और एस्ट्रेगॉन का गोगो। और दिस इज द ट्री जिसके बारे में मैं आपकी बात कर रही हूँ, और ये बंजर ट्री है, इसके नीचे दो ट्रैम्प्स खड़े हुए बैठे हुए हैं, सॉरी, और दे आर वेटिंग फॉर सम गॉड, किसी मौजे के इंतजार में, किसी गॉड के इंतजार में कि वो हमारी जिंदगी में आएगा तो हमारी जिंदगी बदल जाएगी। और क्योंकि जब इंसान इंतजार में होता है तो वक्त गुजारना मुश्किल हो जाता है, तो ये कुछ यूजलेस एक्टिविटीज में, गॉसिप्स में क्या होता है, जब हम किसी इंतजार में होते हैं हम या तो गप्पे मारना शुरू कर देते हैं, ठीक है, या फिर हम यूजलेस एक्टिविटीज करना शुरू कर देते हैं, या हम व्हाट्सएप स्क्रॉल करना शुरू कर देते हैं, बोर हो रहे होते हैं, किसी चीज का इंतजार होता है, फाइनली व्हाट्सएप की शामत आ जाती है, फेसबुक की शामत आ जाती है। तो यहाँ पे आप देखिएगा जरा गॉडो ये दोनों क्या कर रहे हैं यहाँ पे। अच्छा, उसके बाद देखिए द थिएटर ऑफ द एब्सर्ड। वेटिंग फॉर गॉडो इज बेस्ड ऑन द थिएटर ऑफ एब्सर्ड। थिएटर ऑफ एब्सर्ड के ऊपर अक्सर राइट नोट, शॉर्ट नोट आ जाता है, वो जो आपका लास्ट वाला ड्रामा के पेपर में क्वेश्चन वाला। थिएटर ऑफ एब्सर्ड इज अ थ्योरेटिकल स्टाइल ओरिजिनेटिंग इन फ्रांस, और हमने चेरी ऑर्चर्ड में नेचुरलिस्टिक प्ले पढ़ा था, अब हम थिएटर ऑफ एब्सर्ड पढ़ रहे हैं। Is a theoretical style originating in France in late 1940s. It relies heavily on existentialist philosophy and is a category for plays of absurdist fiction. Absurd किसे कहते हैं? फजूल, absurd होना, जिसमें मजाइका खेस, no meanings, ठीक है? तो थिएटर ऑफ एब्सर्ड एक थिएट्रिकल स्टाइल है जो ओरिजिनेट हुआ फ्रांस में इन 1940s, और ये हेविली रिलाई करता है एग्जिस्टेंशियलिस्ट फिलोसफी के ऊपर, एंड इज अ कैटेगरी फॉर प्लेज ऑफ एब्सर्डिस्ट फिक्शन। और ये कैटेगरी है किसकी? फॉर प्लेज ऑफ एब्सर्डिस्ट फिक्शन की, रिटन बाय नंबर ऑफ प्ले राइट्स फ्रॉम द लेट 1940s to the 1960s, as well as the theatre which has evolved from their work. It expresses the belief. अब existentialist philosophy क्या है और absurd theatre के अंदर क्या बताया गया? Existentialist philosophy एक ऐसे belief को express करती है that in a godless universe, कि एक यूनिवर्स है जिसके अंदर गॉड नहीं है, गॉडलेस यूनिवर्स, मैंने आपको शुरू में ही बता दिया था कि गॉडलेस यूनिवर्स के अंदर ह्यूमन एग्जिस्टेंस हैज नो मीनिंग, कि इंसान की एग्जिस्टेंस के कोई मीनिंग्स नहीं है, नो मीनिंग। एब्सर्ड है ना, एब्सर्ड मीन नो मीनिंग और पर्पस, एंड देयरफॉर ऑल कम्युनिकेशन ब्रेक डाउन, इसलिए तमाम कम्युनिकेशन ब्रेक डाउन हो गई क्योंकि गॉडलेस यूनिवर्स है। ह्यूमन क्योंकि उस गॉडलेस, नो फेथ देन नो मीनिंग, ठीक है। फेथलेस इंसान जब जिंदगी गुजारता है तो जारी बात है खुदा के ऊपर, अल्लाह के ऊपर उसका ईमान तो नहीं रहता, तो फिर वो कभी इधर को जा रहा होता है, कभी उसको उधर को जा रहा होता है, उसको अपने कोई एक, उसको खुद नहीं पता होता मैं दुनिया में क्यों आया हूँ, किस लिए आया हूँ और मुझे दुनिया में करना क्या है, और वो खाली एग्जिस्ट किए जा रहा है दुनिया के अंदर। लॉजिकल कंस्ट्रक्शन एंड आर्गुमेंट गिव वे टू इररेशनल एंड इलॉजिकल स्पीच, और ये लॉजिकल कंस्ट्रक्शन और आर्गुमेंट जो है वो इररेशनल और इलॉजिकल स्पीच को जो है गिव वे करते हैं, रास्ता देते हैं या परवान चढ़ाते हैं। इट्स अल्टीमेट कंक्लूजन साइलेंस, और उसका अल्टीमेट कंक्लूजन क्या है? साइलेंस। ये जब मैं आपको टेक्स्ट पढ़ाऊंगी तो फिर मैं उसमें आपको बताऊंगी कि किस तरह से साइलेंस होता है। थिएटर ऑफ एब्सर्ड क्या है और बेटा इसके फीचर्स क्या है? Theatre of absurd follows the concept of existential philosophy.
थिएटर ऑफ एब्सर्ड फॉलो करता है कॉन्सेप्ट ऑफ एग्जिस्टेंशियल फिलोसफी को. द थ्योरेटिकल स्टाइल एम्स टू शो अ वर्ल्ड वेयर मैन इज बोर्न विद ओनली हिमसेल्फ. एक इंसान सिर्फ अपने बलबूते पे पैदा हुआ है एंड नथिंग एल्स, यानी कि नो गॉड. और इसमें नो गॉड का कंसेप्ट है. सो इट मीन्स एंड कीप इन माइंड गॉडो इज नॉट गॉड. तो गॉडो जो है शायद वो गॉड नहीं है. Theater of absurd. What is theater of absurd? Critic Martin Esslin coined the term theater of absurd in his 1960 essay and later a book of the same name. He related these plays based on a broad theme of the absurd. क्रिटिक मार्टिन एस्लिन ने इस टर्म को कुछ इस तरह से कॉइन किया, इन अल्फाज में बयान किया और बहुत खूबसूरत अल्फाज में थिएटर ऑफ एब्सर्ड को अपने 1960 में बताया अपने ऐसे में. एंड लेटर अ बुक ऑफ द सेम नेम, उसने ये रिलेट किया इन प्लेस को ऑन ब्रॉड थीम ऑफ एब्सर्ड के ऊपर. द एब्सर्ड इन दिस प्लेस टेक द फॉर्म ऑफ मैन्स रिएक्शन टू अ वर्ल्ड अपेरेंटली विदाउट मीनिंग. एब्सर्ड जो है इन प्लेस के अंदर एक्चुअली वो एब्सर्ड इंसान का रिएक्शन है एक ऐसी दुनिया की तरफ जो अपेरेंटली विदाउट मीनिंग है. शायद मतलब जिस तरह से हम लोग शायद नॉन सीरियस लोग हैं ना दुनिया में, इम्प्रैक्टिकल वे में हम सोचते हैं, हमारे लिए शायद इस दुनिया में आने, हम कहते हैं ना अक्सर एक पॉइंट पे आ जाते हैं, यार मैं दुनिया में आई क्यों हूं, मैंने करना क्या है, जाना किस तरफ है. तो अपेरेंटली हमें क्या लग रहा होता है, हमारा एक रिएक्शन होता है टुवर्ड्स द वर्ल्ड अपेरेंटली विदाउट मीनिंग. अपेरेंटली हमें लगता है शायद इस दुनिया में आने का हमारा मकसद ही क्या है. जो शादीशुदा औरतें हैं, हम सिर्फ बच्चे ही पाले करते हैं, ऐसे आती है ये सोच, मैं सिर्फ बच्चे ही पालने के लिए रह गई. तो व्हाट इज दिस, दिस इज आवर रिएक्शंस टू अ वर्ल्ड अपेरेंटली विदाउट मीनिंग. हमें ये लगता है अपेरेंटली ना, although there are so many meanings. ये तो हम हैं जो अपनी यूजलेस एक्टिविटीज में पड़े हुए. एंड और मैन एज अ पपेट कंट्रोल और मैनेज्ड बाय इनविजिबल आउटसाइड फोर्स, या एक इंसान जो कि एज अ पपेट कंट्रोल करता है या वो मैनेज्ड है, वो जकड़ा हुआ है बाय इनविजिबल आउटसाइड फोर्सेस, जो कि इनविजिबल आउटसाइड फोर्सेस है उसके अंदर वो जकड़ा हुआ है, उसके अंदर वो कंट्रोल है. हमें ये लगता है कि हम शायद कंट्रोल्ड हैं, हम शायद मैनेज्ड हैं बाय इनविजिबल आउटसाइड फोर्सेस. उसके बाद है फॉर योर इंफॉर्मेशन रिपीटेशन ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स इन अदर प्लेस. ब्रॉड कॉमेडी मिक्स्ड विद हॉरिफिक और ट्रेजिक इमेजेस. ठीक है, ब्रॉड कॉमेडी है जो कि मिक्स्ड विद हॉरिफिक. ये आपको थिएटर ऑफ एब्सर्ड के कुछ बताए जा रहे हैं कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स. Character caught in hopeless situation, forced to do repetitive or meaningless actions. आपको इस थिएटर ऑफ एब्सर्ड के अंदर कैरेक्टर्स नजर आएंगे जो कि होपलेस सिचुएशन में हैं, और क्योंकि वो होपलेस, जब इंसान होपलेस हो जाता है ना, वो क्या करता है, वो रिपीटेटिव और मीनिंगलेस एक्शंस करना शुरू हो जाता है. आप देखें जब आप होपलेस हो जाती हैं, क्या आप अल्लाह को पुकारती हैं? नहीं. कुछ लोगों का कहना है हम खाना शुरू कर देते हैं, हमें भूख ज्यादा लगने लग जाती है जब हम डिप्रेशन में होते हैं. होपलेसनेस यही होती है ना, आप डिप्रेशन में, गम में चले जाते हैं. कुछ लोग कहते हैं, कुछ खवातीन का ये कहना है जी हम बाजार में चले जाते हैं ताकि हम थोड़े से हम विंडो शॉपिंग के लिए चले जाते हैं. विंडो शॉपिंग में भी आप लेके तो फिर कुछ नहीं आए ना. कुछ खवातीन अपनी आंटियों को फोन कर देती हैं जो उनको थोड़ा सा और जो है थोड़ा सा फ्लेयर अप कर दें. ठीक है, वो शायद कि उनको सुकून मिल जाए उससे भी, वो भी हमारी एक अजीब सी मीनिंगलेस एक्शन है. और ले दे के अगर किसी को बाहर जाने का मौका ना मिले, किसी को फोन भी नहीं करना, तो किसकी शामत आती है? व्हाट्सएप और फेसबुक की. हम उसको स्क्रॉल करना शुरू कर देते हैं गुस्से में, या फिर टीवी की चैनल स्क्रॉल करना शुरू कर देते हैं और देखना हमने कुछ नहीं होता. उन 100 के 100 चैनल्स को हम स्क्रॉल करते हैं और फाइनली हम वही स्क्रॉलिंग पे ही लग जाते हैं. और फाइनली these are the meaningless actions and we have wasted our time. तो कैरेक्टर्स जो है जब एक कॉट हो जाते हैं होपलेस सिचुएशन में, तो दे आर फोर्स्ड टू डू रिपीटेटिव और मीनिंग. उस वक्त हमें अल्लाह थोड़ी याद आता है जब हम होपलेस होते हैं.
हमें तो यही जो सामने चीजें पड़ी हुई है ना, यही याद आती है, क्योंकि हम होपलेस हो गए ना, उम्मीद हो जाता है ना जब इंसान, फिर अल्लाह नहीं याद आता। अच्छा, फिर उसके बाद है डायलॉग फुल ऑफ क्लिचेस। डायलॉग्स हैं जो कि फुल ऑफ क्लिचेस हैं, वर्ड प्ले हैं और नॉनसेंस है। फिर हम इसी तरह के डायलॉग्स भी बोलते हैं, फजूल किस्म की नॉनसेंस, कि इंसान जब इंट्रैप हो जाता है एक होपलेस सिचुएशन में तो किस तरह से रिएक्ट करता है, ये हमें इसके सारे ड्रामा के अंदर मिलेगा। आइदर आ पैरोडी और डिसमल और रियलिज्म एंड द कॉन्सेप्ट ऑफ वेल मेड प्ले। या तो ये कोई पैरोडी है, डिसमल ऑफ रियलिज्म है, यानी कि रियलिज्म को नेगेट कर दिया गया है, एंड कॉन्सेप्ट ऑफ वेल मेड प्ले, या ये पैरोडी है कॉन्सेप्ट ऑफ वेल मेड प्ले की। वेल मेड प्ले हमने क्या पढ़ा था, हेडा गैबलर। हेडा गैबलर और चेरी ऑर्चर्ड को कहा गया था कि दीज आर वेल मेड प्ले, ठीक है, और उनका शायद डिसमल कर दिया गया, डिसमल ऑफ रियलिज्म कर दिया गया, और वो दोनों रियलिज्म पे भी बने हुए ड्रामास। और चेरी ऑर्चर्ड नेचुरलिस्ट प्ले है, ठीक है। तो बेटा ये चीजें जरा याद रखिएगा। और वेटिंग फॉर गॉडो क्या है, दैट इज बेस्ड ऑन क्या कहते हैं, अभी जो हमने एब्सर्ड थिएटर और एब्सर्ड थिएटर के हमने अंदर हमने कॉन्सेप्ट ऑफ एग्जिस्टेंशियलिज्म, ठीक है। ये बेटा शॉर्ट शॉर्ट से कुछ चीजें हैं, इनको जरा नोट डाउन कर लें। अच्छा, फिर देखें, द थिएटर ऑफ एब्सर्ड शोज द फेलियर ऑफ मैन विदाउट रिकमेंडिंग अ सोल्यूशन। थिएटर ऑफ एब्सर्ड जो है वो शो करता है फेलियर ऑफ मैन को, जो कि विदाउट रिकमेंडिंग अ सोल्यूशन, जो कि एक सोल्यूशन रिकमेंड नहीं करता, विदाउट रिकमेंडिंग अ सोल्यूशन। तो अब देखिए, मैंने आपको शुरू में ही बताया कि दो ट्रैम्प्स हैं, वो एक ही दरख्त के नीचे बैठे हैं, वो गॉडो का इंतजार कर रहे हैं। कहानी का एंड हो जाता है, वो उसी दरख्त के नीचे बैठे हैं और विदाउट रिकमेंडिंग अ सोल्यूशन दे आर सिटिंग देयर एंड दे आर स्टिल वेटिंग फॉर गॉडो। कहानी एंड हो जाती है, बट दे आर वेटिंग फॉर गॉडो, ठीक है। आगे चलते हैं। सम कैरेक्टरिस्टिक्स यू शुड ऑब्जर्व व्हेन रीडिंग द प्ले। When absurdist works utilize theatrical conventions such as mime, gibberish, heightened language, विजनेट, ठीक है। तो आपको यहाँ पे ये सारी चीजें मिलेंगी। उसके बाद है, these characteristics will provoke the absurdity in the play। ये जो characteristics हैं ये provoke करते हैं absurdity in the play, as the play generally lack conflict, they use these characteristics to provoke some high level of contrast, alienation and irony। For example, a funeral scene performed by actors happily or a birthday scene performed somberly। कि एक funeral scene जो है वो actors के जरिए हैप्पीली परफॉर्म होता है और बर्थडे सीन जो है वो somberly परफॉर्म होता है, गम के उसमें। तो दैट इज, तो लेट्स कंक्लूड दिस theoretical part। Plays within this group are absurd in that they focus not on logical acts, realistic occurrence or traditional character development। They instead focus on human beings trapped in an incomprehensive world subject to any occurrence। ह्यूमन बींग्स जो है वो ट्रैप हो जाते हैं एक इनकॉम्प्रिहेंसिबल वर्ल्ड के अंदर, जिसमें उनको समझ नहीं आ रही होती कि भाई जाना कितने है, मैं कहाँ जाऊं, ठीक है। वर्ल्ड सब्जेक्ट टू एनी अकरेंस, कि एक ऐसी इनकॉम्प्रिहेंसिबल वर्ड जिसमें कोई शायद अकरेंस हो, नो मैटर हाउ इलॉजिकल। अब ये हमें फर्क नहीं पड़ता कि कितनी इलॉजिकल है। The theme of incomprehensible is coupled with inadequacy of language to form meaningful human connections। According to Martin Esslin, absurdism is the inevitable devaluation of ideas, purity, and purpose। Absurdist drama asks its viewers to draw his own conclusions, make his own errors। Absurdist drama जो है अपने viewers को से पूछता है कि वो अपने conclusions जो है वो draw करें, make his own errors। Through theater of the absurd may be seen as a nonsense, they have something to say and can be understood। Aslan make a distinction between the dictionary definition of absurd, out of harmony in the musical sense, and drama's understanding of absurd। Absurd is that which is devoid of purpose।
पर्पसलेसनेस को कहते हैं एब्सर्ड, जिसके अंदर कोई पर्पस ना हो। कट ऑफ फ्रॉम हिज रिलीजन, जो कि अपने रिलीजन से कट ऑफ हो जाए। मेटाफिजिकल एंड ट्रांसेंडेंटल रूल्स मैन इज लॉस्ट, और इस मेटाफिजिकल और ट्रांसेंडेंटल रूट्स में इंसान जो है वो कहीं गुम हो जाता है। ऑल हिज एक्शंस बिकम सेंसलेस, एब्सर्ड, यूजलेस, और उसके तमाम एक्शंस जो हैं वो सेंसलेस हो जाते हैं, एब्सर्ड हो जाते हैं और यूजलेस हो जाते हैं। बेटा जब साइंस आई ना तो लोगों ने इंटेलेक्ट के ऊपर ज्यादा, जब इंटेलेक्ट आता है ना तो फेथ चला जाता है। वो लोग जो अपनी अकल थोड़ी ज्यादा इस्तेमाल करते हैं ना उनका फेथ चला जाता है। तो फिर क्या होता है, जब इंसान मेटाफिजिकल और ट्रांसेंडेंशियल रूट्स के ऊपर डिपेंड करने लग जाता है, इंटेलेक्चुअल के ऊपर डिपेंड करता है, तो मैन इज लॉस्ट, इंसान, क्योंकि फिर उसको यही लगता है ना कि सब कुछ तो मैंने किया है, इसमें अल्लाह का तो शायद कोई कमाल ही नहीं है। ठीक है, हमें ये लगता है कि मैं ये कर सकती हूँ, आई हैव द एबिलिटी, आई कैन, लेकिन जिस दिन मेरी डिफीट होती है ना उस दिन मुझे अल्लाह याद आता है। जिस दिन मैं फेल होती हूँ तब अल्लाह याद आता है कि या अल्लाह ये मेरे साथ क्या हो। उससे पहले मुझे अपने ऊपर बड़ा मान होता है कि मैं ये भी कर सकती हूँ, मैं वो भी कर सकती हूँ। जब तक हमारी डिफीट नहीं होती हमें अकल आती नहीं है कि अल्लाह भी है, उसको भी पुकारना है, उससे भी मदद लेनी है। ठीक है, तो ये फिर उसके तमाम एक्शंस जो हैं, जब इंसान का फेथ चला जाता है ना, तो जब बेटा दो जंगें अजीम हुई पूरी दुनिया के ऊपर, वो जो साइंस की ये साइंटिफिक इन्वेंशन ही थी ना जिसके बाद ये सारा कुछ हुआ, तो वो वही वाला फिर शेर आ गया ना, ढूंढने वाला सितारों की गुजरगाहों का अपने अफकार की दुनिया में सफर कर ना सका, जिसने सूरज की शुआओं को गिरफ्तार किया, जिंदगी की शब तारीख सहर कर ना सका। कि फिर मैन जो है वो लॉस्ट हो गया, वो मैन जिसको एक शायर ने ये कहा कि ढूंढने वाला सितारों की गुजरगाहों का, कि इंसान तो खुद सितारों की गुजरगाहों का ढूंढने वाला था, अपने अफकार की दुनिया में सफर कर ना सका, वो तो अपने ही अफकार की दुनिया में अब सफर नहीं कर पाया। जिसने सूरज की शुआओं को गिरफ्तार किया, जिंदगी की सब शब तारीख सहर कर ना सका, तो जिसने मतलब इतनी ज्यादा साइंटिफिक एजादात करके भी इंसान अपनी शब तारीख को आज भी सहर नहीं कर सका, क्योंकि इंसान ईमान से खाली हो गया। इन साइंटिफिक एजादात ने, इन साइंटिफिक इन्वेंशंस ने इंसान को अंदर से खोखला कर दिया, क्योंकि इंसान ने फिर फेथ को छोड़ के डिपेंड कर लिया किसके ऊपर, इंटेलेक्ट के ऊपर, एंड द मैन इज लॉस्ट। आगे चलते हैं, कैरेक्टर्स देखिएगा। अब इसके अंदर आपको 5 कैरेक्टर्स नजर आएंगे, व्लादिमीर, एस्ट्रागॉन, पोजो, लकी, अबॉय। ये पांचों कैरेक्टर्स आपस में इंटरलिंक्ड है। नेक्स्ट, यहाँ पे ये देख लें, आपको कैरेक्टर्स नजर आ रहे हैं। अगर किसी ने मूवी देखी हो, लकी को देखें। लकी जो है उसके साथ एक रोप बंधी हुई है, उसने एक टोकरी पकड़ी हुई है, टोकरी उठाई हुई है, यानी कि वो एक गुलामों की जिंदगी गुजार रहा है। हालांकि वो ये रस्सी तोड़वा भी सकता है, वो भाग भी सकता है। यहाँ पे पोजो है, ये जो बड़ी सी जैकेट में एक बंदा खड़ा हुआ है, ये पोजो है जो कि लकी का मालिक है। रस्सी नीचे पड़ी हुई है, लकी भाग सकता है लेकिन लकी भाग नहीं रहा। ठीक है, बिकॉज लकी को ये लगता है कि मैं शायद पोजो का गुलाम हूं और मुझे इसी की गुलामी इख्तियार करनी है, तो शायद मेरी जिंदगी गुजरेगी। एक चीज याद रखिएगा बेटा, यहाँ पे थीम ऑफ कॉलोनाइजर्स और कॉलोनाइज्ड है। आपको मैंने बहुत डिटेल्ड इम्पेरियलिज्म और इम्पेरियलिस्टिक एटीट्यूड ये सारा बताया था। कोई भी कौम उस वक्त तक कॉलोनाइज नहीं हो सकती जब तक कि वो दूसरी आई हुई कौम को सुपीरियर ना समझ ले। अफगानिस्तान पे आज तक अमेरिका जो है ये नहीं कह सकता कि हमने अफगानिस्तान को फतह कर लिया, क्योंकि अफगानिस्तान ने उनकी सुपीरियोरिटी को एक्सेप्ट नहीं किया, दैट्स व्हाई। ठीक है, इस वजह से वो उनको कॉलोनाइज कर ही नहीं सका। और पाकिस्तान को, क्योंकि पाकिस्तान ने उनको खुद वेलकम किया,
हमने खुद उनको सुपीरियर मान लिया एंड हम आज भी उनके गुलाम हैं। हमें यही लगता है कि ये रस्सी अगर इनके हाथों में है तो पाकिस्तान चल रहा है, नहीं तो पाकिस्तान नहीं चल रहा। तो जो कौमें कॉलोनाइजर्स को सुपीरियर मान लेती हैं, और कॉलोनाइजर क्या होते हैं, वो जब किसी कौम को कॉलोनाइज करते हैं, जब किसी स्टेट को कॉलोनाइज करते हैं, तो वो उनको इंफीरियर समझते हैं और हम अपनी इंफीरियोरिटी एक्सेप्ट कर लेते हैं और हम जो है दूसरे की सुपीरियोरिटी उसको भी एक्सेप्ट कर लेते हैं। हमें लगता है ये बेटा गोरे और कालों का हिसाब है कि हम उनको गोरा कहते हैं, दे आर व्हाइट्स एंड वी आर ब्लैक। आपको मैंने हार्ट ऑफ डार्कनेस में ये बहुत डिटेल्ड पढ़ाया था कि दे आर व्हाइट्स एंड वी आर ब्लैक एंड वी हैव एडमिटेड इट एंड दैट इज रॉन्ग। अगर हम ये एडमिट ना करते, अगर हम ये कहते कि ये तो सिर्फ इलाकाई मतलब रंग और नस्ल की बात है, तो शायद ऐसा ना होता। लेकिन we have admitted it that they are superior and we are inferior. That's why we are living a life of slavery and we are colonized. आगे चलते हैं। एस्ट्रागॉन पहला कैरेक्टर इसका। Estragon is one of the two protagonists. He is a bum and sleep in a ditch where he is beaten each night. Estragon इन टू प्रोटोगनिस्ट, प्रोटोगनिस्ट किसे कहते हैं, जो मेन कैरेक्टर्स होते हैं, हीरोज। वो जो है ही इज अ बम एंड स्लीप्स इन अ डिच। वो जो है एक बेगर है और वो एक डिच के अंदर सोता है, वेयर ही इज बीटन ईच नाइट, जहाँ पे उसको रोज मारा जाता है। ऐसा है, ऐसा ढीठ है कि वहां से निकलने का भी तैयार नहीं है, हालांकि जा सकता है। ही हैज नो मेमोरी, उसकी मेमोरी भी नहीं है बियॉन्ड व्हाट इज इमीडिएटली सेड टू हिम, कि उसको अभी क्या कहा गया। And relies on Vladimir to remember for him, और वो रिलाई करता है व्लादिमीर पे कि वो इन सारी बातों को याद रखे। ठीक है, व्लादिमीर जो है वो अब डिपेंडेंट है व्लादिमीर के ऊपर कि वो ये सारी बातें कि वो रिमाइंड कराता रहता व्लादिमीर जो है एस्ट्रागॉन को। Estragon is impatient and constantly wants to leave Vladimir but is restrained from leaving by the fact that he needs Vladimir. It is Estragon's idea for bombs to pass their night. वो जो beggars हैं, it is Estragon idea कि for the bombs to pass their time by hanging themselves, कि वो जो है अपने वो जो है hang कर लें एक दूसरे को। Vladimir देखते हैं कौन है। Vladimir is one of the two protagonists. He is a bum like Estragon. वही beggar है, tramp है like Estragon, but retains a memory of most events. However, he is often unsure whether his memory is playing tricks on him. और वो खुद भी unsure है कि उसकी जो memory है क्या वो मतलब उसको खुद भी यकीन नहीं है कि मतलब जब मुझे बात याद है वो सही भी है कि नहीं है। Vladimir is friendly to Estragon, बहुत friendly है वो Estragon, because Estragon provides him with the chance to remember past events, क्योंकि Estragon उसको provide करता है with the chance to remember past event, कि वो chance to remember कि Estragon ही उसको ये event provide करता है कि भाई वो past event को याद करे, यानी कि थोड़ा सा उसको